हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। आपका अपना चैनल जिसने अभी हाल ही में एपीओ के एग्ज़ाम में बहुत ही अभूतपूर्व सफलता छात्रों को दिलवाई है। उस सभी के इंटरव्यू चैनल पे उपलब्ध हैं। आप सभी के इंटरव्यू को देख के मोटिवेट हो सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यूपी और यूके एपीओ 2023-24 के लिए जो उसका प्रीलिम एग्ज़ाम है उसके सबसे कम फी और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन वाला बैच चल रहा है। नोटिफिकेशन है, एक्सपेक्टेड अगस्त सितंबर तक आ जाएगा। उसका फीस है 5500 रुपये, जीएस प्री और ला प्री के लिए, दोनों के लिए। पहला है जीएस पेपर प्री के लिए, अगर खाली एक लेते हैं तो 2999 एक साल के लिए है, और ला पेपर प्री है 2999 एक साल के लिए। फीचर क्या क्या है कि आपको दोनों लैंग्वेजों में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। आल्सो प्रोवाइड नोट्स, टेक्स्ट सीरीज, मॉक पेपर, सब्जेक्ट वाइज पेपर, करंट अफेयर्स एक साल का, ये भी आपको मिलेगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डिस्कस विद टीचर्स, डेली अप्रॉक्स 3 to 4 आवर, 3 से 4 घंटे आपको ये मिलेगा। और वीकली टेस्ट ऑनलाइन एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। ज्वाइन प्रोसेस देख लीजिए क्या है। नाम, सिटी, मीडियम, कोर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सअप करनी होगी। एप्लीकेशन जो है टारगेट 5 का, उस पर पेमेंट मोड करना हो तो ये नंबर आपको दिया हुआ है। ऑल पेमेंट एक्सेप्टेड, फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम सभी जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। और पेमेंट के बाद आप उस डिटेल जो है पेमेंट स्लिप के साथ भेज दीजिए और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी बैच में। बाकी नीचे डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर्स हैं, आपको कोई समस्या हो आप उस पर बात कर सकते हैं। आज का जो वीडियो दोस्तों छत्तीसगढ़ माइनर लॉ से रिलेटेड चौथा पार्ट है एमसीक्यूज़ का। और लगातार आप वीडियो देखते रहिए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब आपको एग्जाम में आ जाए और आपसे रूबरू हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की पहली क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि का अपनी भूमि पर अतिचार के लिए खा पर वाद लाता है। खा उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अधिकथित करता है जिसका का प्रत्याख्यान करता है। का के द्वारा गा के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए वाद में जिसमें गा ने उसी नाम का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका, क्या होगा आपका ऑप्शन ए है सुसंगत है किंतु विबंध के रूप में लागू नहीं होता। बा विसंगत है किंतु विचार करने योग्य है। सी इस बात का निश्चयात्मक सबूत है कि मार्ग का अधिकार अस्तित्व में है। या फिर डी सुसंगत है किंतु इस बात का निश्चयात्मक सबूत नहीं है कि मार्ग का अधिकार अस्तित्व में है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुसंगत है किंतु इस बात का निश्चयात्मक सबूत नहीं है कि मार्ग का अधिकार अस्तित्व में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शन है अ दीवानी अधिकार, बी सुखाधिकार, सी प्रथागत अधिकार, या फिर डी आपराधिक अधिकार। इसका सही जवाब है दोस्तों है आपका डी आपराधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मृत्युकालिक कथन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में से आपको बताना है कि कूट की सहायता से बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। मृत्युकालिक कथन पहला है बिना संपुष्टि के दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। एक कमजोर साक्ष्य है दूसरा। तीसरा है किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है। या फिर चौथा है कि विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है। यानी कि जब कोई जैसे कोई अपराध हुआ है, किसी का कोई हत्या की कोशिश हुई है या कोई भी हुआ है, तो उसमें जब वो जो विक्टिम है या जो जिसने उस अपराध को झेला है, अगर वो अपने मरने से पहले कोई बयान देता है तो उसके बारे में बातें कही गई हैं। 4 ऑप्शन आपको बता दिया था, अब इसको बताना है कि ए 1 और 4 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी 3 और 4 सही है, या फिर डी केवल 1 सही है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका ये 3 भी सही है, किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष कहा जाता है मृत्युकालिक कथन को। और चौथा, इसकी विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता भी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया। दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी, एक गाड़ी तेज जा रही थी, ये देखा था। पति की 1 दिन बाद हृदयाघात में मृत्यु हो गई। क्या पत्नी को यह साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था। आपके ऑप्शन है ए हाँ वह अमृतकालीन घोषणा है, बी नहीं यह मात्र अनुश्रत साक्ष्य है, सी नहीं क्योंकि यह विशेषाधिकृत संसूचना है, या फिर डी हाँ ये रेस ज्येष्ठ का एक भाग है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये रेस ज्येष्ठ का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यदि किसी हस्ताक्षरकर्ता का अंकीय हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर नियत किया गया अभिकथित किया जाता है तो इस तथ्य को साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा अंकीय हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता का ही अंकीय हस्ताक्षर है, सिवाय किसके। ए सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर के,
बी प्रमाणित अंकीय हस्ताक्षर के, सी कंप्यूटराइज अंकीय हस्ताक्षर के, या फिर डी पदीय अंकीय हस्ताक्षर के। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, का और खा के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूटचरित है या नहीं। का प्रतिज्ञान करता है कि वह असली है, खा प्रतिज्ञान करता है कि वह कूटचरित है। आपके ऑप्शन है ए खा का कोई कथन कि विलेख असली है का साबित कर सकेगा, तथा का कोई कथन विलेख कूटरूचित है खा साबित कर सकेगा। बी खा का कोई कथन कि विलेख कूटचरित है का साबित कर सकेगा, तथा का कोई कथन कि विलेख असली है खा साबित कर सकेगा। सी का अपना यह कथन कि विलेख असली है साबित कर सकेगा, या फिर डी खा अपना यह कथन कि विलेख कूटचरित है साबित कर सकेगा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए खा का कोई कथन कि विलेख असली है का साबित कर सकेगा, तथा का कोई कथन विलेख कूटचरित है खा साबित कर सकेगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन है, देखिए कथन दिया हुआ है, लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि दांडिक मामलों में यह तथ्य कि अभियुक्त का चरित्र अच्छा है सुसंगत, और कारण भी दिया हुआ, रीजन दिया हुआ, दांडिक मामलों में अभियुक्त का बुरा चरित्र सर्वदा असंगत। नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। ये आपके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, कथन तो सही है परंतु जो रीजन है वो गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संबंध हुआ, यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है कि यह एक विधि मान्य वैवाहिक बंधन है, ये लीगल मैरिज है। तो आपके ऑप्शन है ए प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जाएगा, बी न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेते हैं, सी न्यायालय सामान्य जन पर प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। सही जवाब है इसका दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, तीनों ऑप्शन आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी के प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षा संबंधित अंतर्दृष्ट है। आपके ऑप्शन है ए धारा 140, बी धारा 141, सी धारा 142, या फिर डी धारा 139। इसका सही जवाब है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर ए धारा 140। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होती है, ए जो कि प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से की गई है जबकि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो, बी जो कि पुलिस अधिकारी से की गई हो जबकि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो, सी जो कि उस समय की गई हो जब व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो और वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में की गई हो, या फिर डी जो मजिस्ट्रेट से की गई हो परंतु पुलिस अधिकारी उपस्थित हो। तो अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति कब सुसंगत होगी। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सा जो कि उस समय की गई हो जब व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अपेक्षा में हो तथा वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थित में की गई हो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कथन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की मौखिक स्वीकृति की अंतर्वस्तु हमेशा सुसंगत होती है। कारण दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान कथन स्वीकृत होती है। कूट देख के बताना सही क्या है। ए आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। ए आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। बी ए सही है परंतु आर गलत है, और फिर डी है ए गलत है परंतु आर सही। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह उबंधित है कि तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग है सुसंगत है। ऑप्शन है ए धारा 4, बी धारा 5, सी धारा 6, या फिर डी धारा 7। तो सही जवाब है इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी धारा 6। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए, जैसा भी आपको वीडियो लगे आप लोग बताया जरूर करिए। इससे क्या होता है कि जो एजुकेटर है उसको मोटिवेशन मिलता है और वो आपके लिए और मेहनत करेगा जैसा कि अभी तक किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अधिकार या रूल से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में उपबंध है। आपके ऑप्शन है ए धारा 13, बी धारा 15, सी धारा 48, या फिर डी धारा 49। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए धारा 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कथन दिया हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि का अधिकार हो सकता है। कारण है मृत्युकालिक कथन मृत्यु की प्रत्याशा में ही किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है परंतु आर की ए सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता।
तो ए सही है, आर गलत है ऑप्शन नंबर सी, और ए गलत है परंतु आर सही है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संवर्धनी निर्णय है? ए दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापना के बाद में अंतिम निर्णय, बी अपमान लेख के बाद में अंतिम निर्णय, सी विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय, या फिर डी संविदा भंग के बाद में अंतिम निर्णय। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि अनुश्रत साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा विधि के इस नियम का अपवाद है? ए धारा 13, बी धारा 32, सी धारा 20, या फिर डी धारा 23। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी धारा 32। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कर रहा है, निम्नांकित में सुसंगत तथ्य क्या है? खा की हत्या के लिए उसका विचारण होता है, ठीक है। तो क्या आपका तथ्य है, पहला खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है, का ने किसी की हत्या की होगी गा की, तो खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है। दूसरा है खा ने का से धन जबरदस्ती वसूल किया। तीसरा है आपका खा विवाहित था, या फिर चौथा है खा ने का की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी थी, ठीक। खा ने खा की हत्या क्यों की? तो इसमें देखिए सही कूट क्या है आपका, ऑप्शन है ए पहला चौथा, बी पहला दूसरा और चौथा, सी पहला दूसरा तीसरा चौथा लेकिन सभी, और या डी दूसरा और चौथा। तो इसका जो सही कूट है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही है पहला, ठीक है, पहला सही है। भाई खा ने खा को का ने मारा, तो क्यों मारा? हो सकता है का खा ये जानता हो कि गा की हत्या का ने की है। फिर उसके बाद है आपका दूसरा, हो सकता है खा ने कुछ रुपए का लेन देन का मामला हो इसलिए हत्या हो, या फिर चौथा ऑप्शन की खा को ने का को ये बताया था कि भैया मैं सबको जाके बता दूंगा कि आपने क्या किया है, तो इस डर से उसने उसको मार दिया। लेकिन अब खा विवाहित था, इससे क्या मतलब है? उसको लेके थोड़ी का हत्या कर देगा, कोई विवाहित है तो क्या कोई किसी जगह मार देगा बिना किसी रीजन के? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में अंकीय हस्ताक्षर की राय का उपबंध है? अंकीय हस्ताक्षर आपका ऑप्शन है धारा 48, बी धारा 45 का, सी धारा 47 का, या फिर डी धारा 48 का। तो सही जवाब है इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी धारा 47 का। क्वेश्चन 19 का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? जब किसी करार के लिए सहमति धोखे से कारित हुई है तो वह करार संविदा है, क्या होगा? ए शून्य करणीय होगा, बी शून्य है, सी विधिमान्य है, या फिर डी अवैध है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए शून्य करणीय है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? जब कोई संविदा कपट द्वारा किया गया हो तब वह संविदा ए आदिता शून्य होता है, बी प्रारंभ से शून्यकरण होता है, सी पश्चातवर्ती घटनाओं द्वारा शून्यकरण होता है, या फिर डी विधिमान्य होता है। तो आपका जो सही जवाब है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर बी प्रारंभ से शून्यकरणीय होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कपट और दुर्व्यपदेशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दोनों संविदा को शून्यकरण बताते हैं, पहला। दूसरा दुर्व्यपदेशन नुकसानी के लिए अप्रत्य में यानी कि ट्रॉट में वाद हेतुक है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? आपका है ऑप्शन ए केवल पहला सही है, बी केवल दूसरा सही है, सा दोनों सही है, और डी यानी कि कोई दोनों में से कोई नहीं सही है। तो 21 का जो सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है दुर्व्यपदेशन नुकसानी के लिए अप्रत्य में वाद हेतुक है, यही आपका जो है सही है। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाद मिथ्या व्यपदेशन से संबंधित है? ए कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, बी डेयरी बनाम पीक, सी मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मिथ्या व्यपदेशन वाला। तो ये जो सही जवाब है इसका दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी डेयरी बनाम पीक। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि स्वतंत्र सम्मति के बिना किया गया करार होता है क्या? ए ऑलवेज शून्य सदैव जीरो, बी सदैव शून्य करणीय, सी विधि विरुद्ध, या फिर डी शून्य या शून्य करणीय। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी या तो शून्य या तो शून्य करणीय। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है ऐसी संविदा जो पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति के बिना की जाती है। आपके ऑप्शन है ए आरंभ से शून्य, बी शून्य, सी अवैध, या फिर डी जिस पक्षकार की स्वतंत्र सम्मति नहीं थी उसके स्तर पर शून्य करणीय। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी जिस पक्षकार की स्वतंत्र सम्मति नहीं थी उसके स्तर पर शून्य करणीय। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति एक करार को शून्य करणीय बना देती है?
ऑप्शन है ए जब वह विवाह का अवरोधक होता है, बी जब वो बिना प्रतिफल किया जाता है, सी जब वह एक पक्षकार के तथ्य के बारे में भूल से की जाती है, या फिर डी जब वह कपट से कारित हो। सही जवाब है इसका आप दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जब वह कपट से कारित हो। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि बा को प्रवंचित करने के आशय से आ मिथ्या व्यपदेशन करता है कि आ के कारखाने में 500 टन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है, तदत द्वारा वह बा के कारखाने खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। संविदा क्या होगी? ए शून्य, बी आ के विकल्प पर शून्य करणीय, सी बा के विकल्प पर शून्य करणीय, या फिर डी अवैध। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर सी, बा के विकल्प पर शून्य करणीय। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि पालन न करने के आशय से किया गया वचन क्या होता है? ऐसा वचन जो पालन नहीं करना हो तो कैसा होगा? ए मिथ्या व्यपदेशन, बी कपट, सी असम्यक असर, या फिर डी उत्पीड़न। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आपका 28 नंबर के क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है इसका बी कपट। ठीक है, 28 का होगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में प्रवृत्त किसी विधि संबंधी भूल का करार पर क्या प्रभाव होगा? ए शून्य करणीय नहीं होगा, बी शून्य करणीय होगा, सी शून्य होगा, या फिर डी शून्य ही नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, शून्य करणीय होगा, शून्य करणीय नहीं होगा। ठीक है, शून्य करणीय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि विदेशी विधि की भूल के कारण संविदा हो जाती है क्या? ए वैध, बी शून्य करणीय, सी शून्य, या फिर डी अवैध। क्या हो जाती है? तो ये क्या हो जाती है? सी आपका ऑप्शन सही है, शून्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि विधि संबंधी भूल संविदा को शून्यकरण बनाती है अगर विधि ऐसी है जो भारत में प्रवृत्त है, ऑप्शन नंबर ए, बी अगर विधि ऐसी है जो भारत में प्रवृत्त नहीं है, सी किसी भी परिस्थिति में नहीं, या फिर डी सभी परिस्थितियों में किसी भी पक्ष के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, अगर विधि ऐसी है जो भारत में प्रवृत्त नहीं है तो विधि संबंधी मूल संविदा को शून्यकरण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि संविदा के पक्षकारों में से एक की तथ्य से संबंधित भूल से कारित संविदा क्या होती है? ए शून्य, बी वैध वैलिड, सी किसी भी पक्षकार की इच्छा पर शून्यकरण है, या फिर डी भूल के अधीन रहने वाले पक्षकार की इच्छा पर शून्यकरण है। सही जवाब है इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भूल के अधीन रहने वाले पक्षकार की इच्छा पर शून्यकरण है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है का और खा इस गलत विश्वास पर संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है। यह ए करार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत शून्य है, बी करार अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत शून्य है, शून्य करणीय है, सी करार अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत शून्य है, या फिर डी करार वैध संविदा है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, करार बॉन्ड वैध संविदा है। का और खा इस गलत विश्वास पर संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है, तो यह वैध संविदा है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि आ और बा इस गलत विश्वास के साथ संविदा करते हैं कि विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा बाधित है। यह क्या होगी? ए वैध, ठीक है, बी शून्य, सी शून्यकरण, या फिर डी अप्रवर्तनीय। तो ये भी क्वेश्चन सेम ही है दोस्तों जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ये आपका माना जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बस खाली देखिए कैसे बदला है, यहाँ बाधित लिख दिया है क्वेश्चन में और यहाँ पर वर्जित लिख दिया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन वही होगा जो पिछले क्वेश्चन में था, वैध होगा। क्वेश्चन नंबर 35 एक ऐसा करार जो ऋणी द्वारा किया गया हो जिसमें मर्यादा के बारे में ना बताया गया हो। तो ए वैध बाध्यकारी है, बी शून्य है, सी अवैध है, या फिर डी ऋणदाता के स्तर पर शून्यकरण है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों आपका ए वैध एवं बाध्यकारी है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित करार शून्य है। ए एक करार जिसमें एक पक्ष की संपत्ति कपट से प्राप्त की गई है, बी एक करार जिसमें दोनों पक्षकार करार से संबंधित किसी आवश्यक तथ्य के बारे में भूल के अधीन है, सी दोनों, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 का जो सही जवाब है दोस्तों आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये करार शून्य माना जाएगा जिसमें दोनों पक्षकार करार से संबंधित किसी आवश्यक तथ्य के बारे में भूल के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? एक करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध है, तो ए यदि यह अनैतिक है, बी यदि यह दूसरी विधि के उपबंधों को निष्फल करने वाला है, सी यदि यह लोकनीति के विरुद्ध है, या फिर डी यदि यह असंभव है। तो सही जवाब है इसका आपका दोस्तों यदि यह असंभव है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या कह रहा है, कथन ए सभी विधि विरुद्ध करार शून्य होते परंतु सभी शून्य करार विधि विरुद्ध नहीं होते। इसका रीजन दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसके जो रीजन दिया हुआ है वो ये है कि केवल वे करार जिनका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध हो
विधि विरुद्ध करार के रूप में माने जाते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि क्या ए सही है, आर सही है, आर ए की व्याख्या सही करता है कि नहीं करता। आपके ऑप्शन है ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ पूरा वीडियो अगर आपने अंत तक देखा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दिया करिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी कोई भी वीडियो चैनल पे आए वो आपको मिल सके और आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके और आप पढ़ सके, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसलिए आपको जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आशीष पांडे को याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।